Today I'm going to talk on very Am I audible? मॅम थोडा आवाज ब्रेक होतोय. Yes, ma'am. Okay. So good morning, everybody. Is it okay now? येस येस. Yes, ma'am. Okay. I'm going to talk on a very sensitive issue regarding research. Okay. That is the ethical issues. Ethical issues in research publications, right? So friends, let's start. When we talk about publication, what is publication? Publication is the final stage of research, and therefore it is a responsibility of all researchers. Okay, the researchers have a responsibility to ensure that their publications are honest, clear, accurate, complete, and balanced. See friends, here every word has its own meaning. See, their publications are honest, clear, accurate, complete, and balanced, and should avoid misleading, selective, or ambiguous reporting. And even the journal editors as well as the reviewers have the ethical responsibility, okay, to ensure the integrity of the research literature. Now, see here, you can see what publication ethics says. See, for authors, it should be your original work. It is unpublished. आपने पूरे पूरे जो साइटेड वर्क्स है उसके रेफरेंसेस देने जरूरी है, ठीक है. रिडंडेंट सबमिशन यानी बार बार वही डाटा रिपीट करना, ये आपने अवॉइड करना चाहिए. डुप्लीकेट सबमिशन अवॉइड करना चाहिए. ओके. एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका कुछ है तो आपने वो एडिटर्स को बताना चाहिए. रिव्यूअर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, कॉम्पिटेंसी मेंटेन करना, देन चेक करना कि पूरे जो वर्क्स आपने रेफर किए हैं उसके साइटेशंस दिए हैं या नहीं, और वो जो आर्टिकल आपका उनके पास में है उसको एक नॉलेजेबल कंटेंट के हिसाब से रिव्यू करना है. एंड एडिटर्स का क्या होता है कि फेयरनेस, देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सब चीजें जो है एथिकल एस्पेक्ट्स में आती है ऑन द पार्ट ऑफ ऑथर्स, रिव्यूअर्स एंड एडिटर्स, राइट. अभी देखिए रिसर्च एथिक्स क्या कहता है. ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स होना चाहिए. अगर आपके रिसर्च में कोई ह्यूमन सब्जेक्ट है तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए. देन केयर ऑफ एनिमल सब्जेक्ट्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन होना चाहिए, देन कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए. ऑफ कोर्स यू शुड रिस्पेक्ट द कॉपीराइट एंड आईपीआर, एंड ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, राइट. देन see friends, whenever you submit your paper to the editorial office, okay, तो editorial office क्या करता है, सबसे पहले वो पेपर की क्वालिटी और प्लेजरिज्म चेक करता है. अगर उनको लगा कि नहीं इट इज ओरिजिनल पेपर, देन इट इज एक्सेप्टेड फॉर पीयर रिव्यू. फिर पीयर रिव्यू जब होता है, ओके, तो एटलीस्ट 2 क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को पीयर रिव्यू के लिए आपका पेपर जाता है, ठीक है. अब पीयर रिव्यू होके पेपर आता है तो एडिटर इन चीफ जो होता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन पीयर रिव्यू जो आया है एक्सपर्ट्स की तरफ से रिपोर्ट, उसके ऊपर में एडिटर इन चीफ जो होता है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है. अकॉर्डिंगली वो अप्रूव करता है पेपर को, अगर पूरे रिपोर्ट्स अच्छे हैं तो. अगर किसी ने रिजेक्ट कहा है तो फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट. अगर अप्रूव्ड होता है तो इट इज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिशिंग, और फिर वो कैमरा रेडी कॉपी बनती है उसकी और वो पेपर पब्लिश होता है. अगर रिवीजन ऑफ आर्टिकल बताया है रिव्यूअर्स ने तो फिर वो फिर से ऑथर के पास में रिवीजन के लिए चला जाता है, ओके. तो ये सब जो होता है ये लाइफ साइकिल होता है एनी पब्लिकेशन का. अभी देखिए
पब्लिकेशन एथिक्स के कुछ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। जैसे जो बड़े बड़े जर्नल्स है उनके खुद के इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस। देन ब्लैकबेल बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस है। कोप है। कोप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी ने अभी लेटेस्ट उनके जो नोटिफिकेशंस है उसमें कोप का उल्लेख किया है और कोप की टर्मिनोलॉजी यूज की है, वो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद में ICMGE, तो ये मेडिकल जर्नल एडिटर्स के लिए गाइडलाइंस है। देन GPP, गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। Then EMWA, that is European Medical Writers Association's guidelines. Then CSE, that is Council of Science Editors. Then WEM, World Association of Medical Editors. And EASE, that is European Association of Science Editors. तो इतनी सारी गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आपको गूगल में, आप उनको देख सकते हैं। देखिए, दिस इज एक्चुअली ICMJE, that is for Medical Journal Editors. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, these are the guidelines given. Then जैसे मैंने इसमें प्लेजरिज्म टाइप किया सर्च बॉक्स में, तो 15 गाइडलाइंस आई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे साइंटिफिक मिसकंडक्ट, एक्सप्रेशंस ऑफ कंसर्न एंड रिट्रैक्शन। देन देखिए ये है रिकमेंडेशन फॉर द कंडक्ट रिपोर्टिंग, एडिटिंग एंड पब्लिकेशन ऑफ स्कॉलरली। तो इस प्रकार से आपको गाइडलाइंस मिलती हैं। दिस इज वन ऑफ द गाइडलाइन फॉर साइंटिफिक मिसकंडक्ट, राइट। उसके बाद में गुड पब्लिकेशन प्रैक्टिस GPP, ये फर्स्ट गाइडलाइंस है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, ठीक है, फॉर देयर पब्लिकेशंस। देन यूरोपियन मेडिकल राइटर्स एसोसिएशन के भी कुछ आप देख सकते हो, यहाँ पे गाइडलाइंस है। ओके, दीज आर द गाइडलाइंस। देन देयर इज वन मोर काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, इसके भी गाइडलाइंस आप गूगल में जाके देख सकते हो। उसके बाद में इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे व्हाइट पेपर ऑन पब्लिकेशन एथिक्स है, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स का। उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे गाइडलाइंस जो है आपके सामने आ जाएंगे। देन देयर इज वेम, इज आल्सो फॉर मेडिकल एडिटर्स। और वेम में आप देखेंगे यहाँ पे इन पर्टिकुलर पॉलिसीज में उन्होंने पूरी गाइडलाइंस दिए हैं, ऑथर्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, पीयर रिव्यू। देन आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल हेल्थ एंड पॉलिटिक्स। तो इस प्रकार से गाइडलाइंस आर अवेलेबल। देन is also there, it is यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ साइंस एडिटर्स, और इनके भी गाइडलाइंस है। तो फ्रेंड्स, रिसर्च एथिक्स के जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहला है इंटीग्रिटी, दैट इज विश्वसनीयता आपकी होनी चाहिए। दूसरा है रिस्पेक्ट, then good consequences and fairness. These four are the basic principles of research ethics. Okay, and as per Norwegian National Committee for Medical and Health Research Ethics Guidelines for Research, आपका रिसर्च कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या एथिकल इश्यूज होने चाहिए। तो क्वेस्ट फॉर ग्रोथ होना चाहिए, एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, वॉलंटरीली इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, देन के कंसेंट जो है वॉलंटरीली आपके पास में होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए डेटा के लिए। इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, गुड रेफरेंस प्रैक्टिस, कॉलेजियलिटी, देन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, social responsibility, global responsibility, and of course you should follow all laws and regulations, right? तो ये सब बातें जो है, ये these are actually the sensitive keywords in the research process. Okay, I would like to tell you some best practices followed in publication ethics, लेकिन मैं इसको बहुत इलेबोरेट नहीं करूंगी, इन शॉर्ट बताऊंगी आपको। ओके, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर आप कहीं से फंड लेते हो आपके रिसर्च के लिए, तो आपका हर एक पेपर उस रिसर्च का जो है उसके ऊपर फंडिंग एजेंसी का नाम होना चाहिए, राइट। और वैसे एडिटर को आपने इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए, ऑथरशिप और एक्नॉलेजमेंट, इसमें फर्क है। देखिए, ग्रुप
टीम मिलके कोई काम करते हैं तो सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन जिसका होता है या जिनका होता है वो ऑथर होते हैं, राइट। और बाकी लोग जो मदद करते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट देने का प्रैक्टिस जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है। ओके, उसके बाद में हर एक ऑथर का एक डिटेल्ड बायोडाटा जो है वो आपको एडिटर को सबमिट करना पड़ता है। देन कलेक्टिंग ऑथरशिप इंफॉर्मेशन में एडिटर खुद आपको पूछेगा कि आपका फर्स्ट ऑथर कौन है, सेकंड ऑथर कौन है, थर्ड ऑथर कौन है, और आपका इंफॉर्मेशन जो है ब्रीफ बायोडाटा आपसे मांगेंगे। देन ये ग्रुप का मैंने बताया। रिडंडेंट पब्लिकेशन में कैसे होता है, जैसे मैंने कहीं पे एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश किया, कहीं पे मैंने पोस्टर लगाया कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट या पोस्टर कॉन्फ्रेंस में दिए मैंने। तो कभी कभी मैं मीटिंग में मेरे जो रिसर्च के रिजल्ट्स है उसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने कहीं पे डाटा दिया है लेकिन इंटरप्रिटेशन डिस्कशन कुछ नहीं दिया है। तो कभी कभी क्या करते हैं कि एडिटोरियल बोर्ड इस चीज को समझ लेता है और वो उसको रिडंडेंट पब्लिकेशन नहीं मानता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है फॉर पीयर रिव्यू, उसको प्रायर पब्लिकेशन नहीं कहलाता। दैट इज आल्सो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड फ्रॉम एडिटोरियल पॉइंट ऑफ। ओके, जैसे यहाँ पे एक चीज है कि मल्टीपल पब्लिकेशन जिसको कहते हैं उसका एक उदाहरण है। जैसे मैं एक जर्नल की एडिटर हूँ और मेरे दो फ्रेंड्स हैं वो भी अलग अलग जर्नल चलाते हैं। हम तीन लोग तो मिलके एक जगह आते हैं और तीनों के व्यूज मिला के हम एक एडिटोरियल बनाते हैं राइट। हम तीनों के अलग अलग जर्नल्स है, हम तीनों एक साथ आके हम एक सेंसिटिव इशू जो रहता है जैसे प्लेजारिज्म, प्लेजारिज्म में हम तीनों के व्यूज डाल के हमने एक एडिटोरियल बनाया और हमने हमारे तीनों के जर्नल में उसको छाप दिया अलग अलग से, ठीक है। तो इन दैट केस ये एक्चुअली मल्टीपल पब्लिकेशन का उदाहरण है एंड दैट आल्सो एप्रोप्रिएट मल्टीपल पब्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर एडिटोरियल में बाकी दो के नाम आएंगे, राइट। तो ये जो होता है ये जनरल एथिक्स होते हैं अलग अलग टाइप के पब्लिकेशंस में, जिसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर रिसर्च में पीयर रिव्यूअर्स ने बताया कि देयर इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजरिज्म है, तो सबसे पहले कुछ एक्शन लेने के पहले ऑथर को बताना बहुत जरूरी होता है। ऑथर की तरफ से भी आपको आंसर आना चाहिए, राइट। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल्स लेते हो तो आपको उसको रजिस्टर करना जरूरी होता है, ठीक है, और मेडिकल जर्नल्स के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वेबसाइट्स है यहाँ पे आप वो क्लिनिकल ट्रायल्स को रजिस्टर कर सकते हो, राइट। देन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट्स, देखिए ऑफ कोर्स उनके जो ऑथरशिप राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना ये बेस्ट प्रैक्टिस है। देन रिस्पेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना। देन रिस्पेक्टिंग द कल्चर्स एंड हेरिटेज, कल्चर्स एंड हेरिटेज जो है बहुत सेंसिटिव इशू होता है तो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दैट इज आल्सो द बेस्ट प्रैक्टिस। इन्फॉर्मिंग रीडर्स अबाउट रिसर्च एंड पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, कुछ मिसकंडक्ट पाया जाता है कि जर्नल्स की वो ड्यूटी होती है कि कुछ गलतियां हुई है तो एराटा पब्लिश करना, ठीक है ना। दूसरे इशू में एराटा आ जाता है उसका कि पिछले इशू में ये ऐसे ऐसे कुछ मिस्टेक हुई थी तो वो एराटा पब्लिश करना। देन रिट्रैक्शन, अगर रिट्रैक्टेड पेपर है, रिट्रैक्शन क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आज ही बताऊंगी। और एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न अगर कुछ है तो आपको वो पब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है और दैट टू पेज नंबर आने चाहिए, नंबर पेज पे आना चाहिए वो पूरी चीजें। देन एडिटोरियल बोर्ड में मैं हूँ तो क्या मैं उस जर्नल में मेरा पेपर नहीं दे सकती हूँ? द बेस्ट प्रैक्टिस इज यस, आप दे सकते हो, सिर्फ आप खुद के पेपर के लिए
कोई भी इन्वॉल्वमेंट मत रखो, राइट, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो। और टाइमली पब्लिकेशन, टाइमली इशू आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो द बेस्ट प्रैक्टिस फॉलोड इन एथिक्स। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें, तो मैंने उसको एडिटर को बताना चाहिए, राइट। जैसे पेटेंट ओनरशिप है, स्टॉक ओनरशिप है, कंसल्टेंसी है, स्पीकर्स फीस है, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ऑथर का, तो एडिटर्स को बताना, दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। देन सप्लीमेंट्स एंड अदर फंडेड पब्लिकेशंस, देखिए जर्नल्स कभी कभी स्पेशल इश्यूज निकालते हैं, सप्लीमेंट्स निकालते हैं, so that is treated as the best practice. Then protecting intellectual property यानी copyright agreements, ठीक है ना। then online open exclusive license forms, creative commons for open access literature, तो author की intellectual property को protect करना, that is also the best practice. With this brief introduction about publication ethics, and coming to two very important issues in research. The very first thing is copyright infringement, copyright violation. That is how to use copyrighted works for our research. And the other sensitive thing is plagiarism. Right? Now, what actually the difference between these two words? Actually, the biggest misconception about plagiarism is that it is synonymous with copyright infringement. But no, it is not so. These two are overlapping concepts. Okay, this plagiarism deals with moral aspects, while copyright infringement deals with legal aspects. What plagiarism is? Plagiarism is when you don't say where you took it from. आपने कहीं और से लिया है मैटर, लेकिन आप बताना नहीं चाहते, आप उसको छुपाना चाहते हो और ट्रीट करते हो कि ये मेरा है, तो दैट इज नैतिक बाजू येते ती. Then what copyright infringement is? When you take it without the permission of the copyright holder. देखिए कॉपीराइटेड वर्क है तो आपको परमिशंस लेना अत्यंत आवश्यक है रिसर्च में. मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी जहां पे कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हुआ है. एंड वी हैव साउंड एक्ट फॉर कॉपीराइट, कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया, कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, 2012 में उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, राइट. और ये जो ओवरलैपिंग पार्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दैट इज बोथ. यहाँ पे प्लेजारिज्म भी हुआ है और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट भी हुआ है. ऐसे केसेस व्हेन यू टेक इट विदाउट परमिशन एंड पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क विदाउट साइटेशन, बराबर है. तो ये चीजें जो है ये आपको सबसे पहले उसमें का डिफरेंस जो है वो पता करना बहुत जरूरी होता है. नाउ what copyright is and what copyright symbol includes. This is actually the copyright symbol. जब भी आपको किसी पब्लिकेशन पे ये सिंबल मिलेगा तब थोड़ा रुक के उसके कॉपीराइट के हक क्या है वो समझ के फिर उसको आपने लेना है आपके पेपर में. हमेशा बी अवेयर ऑफ दिस सिंबल. कॉपीराइट स्टेटमेंट जो होता है, कॉपीराइट स्टेटमेंट में ये कॉपीराइट का सिंबल होता है, फिर वो वर्क कब पब्लिश हुआ है, फर्स्ट पब्लिश्ड, उसका ईयर होता है, और उसके कॉपीराइट के अधिकार किसी कौन से इंडिविजुअल या कंपनी के पास में है उसका नाम होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉपीराइट स्टेटमेंट, राइट. अभी देखिए कॉपीराइट है ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि अगर आप बाकायदा ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं भी किए तो भी आप उसको कॉपीराइटेड कर सकते हो, राइट. ये सिंबल देगी कॉपीराइटेड, ओके. लेकिन आपको लगता है कि आपका जो वर्क है इट इज वैल्यूएबल वर्क, तो यू कैन गो टू कॉपीराइट ऑफिस एंड रजिस्टर दैट पर्टिकुलर क्रिएटिव वर्क, ओके. अभी इसका मतलब ये है कि मैडम थोड़ा कॉपीराइट आवाज ब्रेक होता है वाटतं. ओके, थोड़ा नेटवर्क इश्यू असेल. आता आता येतोय? मी थोडं हाँ ठीक है मोठ्याने मैडम, बोलते. हाँ ठीक है, क्लियर है मैम. ठीक आहे, क्लियर है आता. हाँ ओके.
देखिए, डज इट मीन कि कॉपीराइट का सिंबल देखते बराबर हमने उस बुक को बंद कर देना चाहिए? ऐसा नहीं है. देयर आर सम प्रोविजंस इन अवर एक्ट टू यूज कॉपीराइटेड वर्क्स फॉर रिसर्च पर्पस. ओके, एंड इट इज नोन एज फेयर यूज गाइडलाइंस. देखिए, जो कॉपीराइट खत्म हो जाता है तो वो वर्क जो होता है वो पब्लिक डोमेन में आता है. तो पब्लिक डोमेन के वर्क्स आप आराम से यूज कर सकते हो. ठीक है, लेकिन कॉपीराइटेड वर्क्स को फेयर यूज गाइडलाइंस को पता करते हुए ही आपको यूज करना है. अदरवाइज ऑब्जेक्शंस आते हैं. कैसे ऑब्जेक्शंस आते हैं मैं आपके स्टडीज में बताऊंगी. ओके, कॉपीराइट वायलेशन मॅडम हे कॉपीराइटेड मटेरियल पब्लिक यानी डोमेन मध्ये आपने कधी येते? सांगते ना मी. ओके. प्रत्येक पब्लिकेशनचा मी सांगते तुम्हाला. पहा, जसं पुस्तक असेल, आपलं लिटररी वर्क असेल, तर ऑथरचा पूर्ण लाईफ स्पॅन आणि त्यांच्या डेथ नंतर 60 इयर्स नंतर ते कॉपीराइट फ्री होतं. ठीक आहे, असंच वेगवेगळ्या क्रिएटिव्ह वस्तूंकरता वेगवेगळे नियम आहेत. तर ते मी IPR मध्ये घेऊन गेले, मला सांगितले. ठीक आहे. सो कॉपीराइट व्हायलेशन्स जर का झालं तर त्याच्यासाठी पेनल्टीज आहेत. ओके, त्या पेनल्टीज कोणत्या आहेत ते पण आपण सबसिक्वेंट स्लाइड्स मध्ये पाहूया. See, our first act was in 1914, followed by the Copyright Act 1957. और हमारा जो कॉपीराइट एक्ट है उस पे यूके कॉपीराइट एक्ट का प्रभाव ज्यादा है rather than USA. Now you can see what copyright is actually. It is a form of intellectual property law protecting the original works. और इसके अंतर्गत लिटररी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क्स आते हैं, पोएट्री, नॉवेल्स, मूवीज, सॉन्ग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर. तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है. बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन. देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज, सिस्टम्स एंड मेथड्स ऑफ ऑपरेशन. कॉपीराइट रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है इट मस्ट बी द ओरिजिनल वर्क. ओके, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए आपका, और इट मस्ट बी फिक्स्ड इन अ टैंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. देखिए, अभी हर रोज रात को बारिश आ रही है, धुआंधार बारिश आ रही है पिछले 2-3 दिन से, राइट. अभी ऐसी सिचुएशन में अगर आप सोच रहे हो कि घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, बिजली कड़क रही है, मेघ गरज रहे हैं, तूफानी बारिश शुरू है और ऐसे में एक मर्डर हो जाता है, ये आप सोच रहे हो, कैन इट बी कॉपीराइटेड? नो, इट कैन नॉट बी कॉपीराइटेड. जब आप ऐसे सिचुएशन में फोटोग्राफ निकालते हो, वीडियो बनाते हो, या फिर आप मर्डर मिस्ट्री करके नॉवेल लिख देते हो, तो सो वो टेंजिबल मीडियम में आ जाता है, मूर्त स्वरूप then only it is eligible for getting copyright, right? So these two are the basic things for the work to get copyrighted. Now this copyright आपको कौन से अधिकार देता है? Okay, it covers reproduction, distribution, adaptation, display and performance. मतलब दूसरों को ये करने से मना करता है कॉपीराइट एक्ट. gives you the monopoly right. अगर आपकी परमिशन है तो ही वो उसको रिप्रोड्यूस करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अडेप्ट करेगा, डिस्प्ले करेगा, परफॉर्मेंस करेगा. उसके लिए अगर आप फीस क्लेम करते हो तो उसको आपको फीस देनी पड़ेगी, तभी वो ये सब चीजें करना पड़ेगा, कर सकता है, राइट. फीस का मतलब यहाँ पे रॉयल्टी होता है. रॉयल्टी मीन्स द फीस पेड टू यू बिकॉज इट्स your original work and he wants to use that particular work, right? See, this is our official homepage of copyright office, that is copyright.gov.in. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपीराइट के बारे में each and everything is given over here. ठीक है.
लेक्चर आहे बाबा. हा आणा तुम्हाला खायचं. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. Okay. Now you can see to get your work copyrighted, you can see these are all the steps followed in the registration process. और आपको पर्टिकुलर क्रिएटिविटी के लिए पर्टिकुलर फीस है, वो फीस आपको पे करनी पड़ती है ऑफिस में. देन योर work gets copyright. Okay. Now the main issue now is how can you use copyrighted works for research. Okay. So fair use clause is there in our act. Under that you can use copyrighted works. Okay. और इसके लिए क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एक तो परमिशंस, सबसे बेसिक चीज है परमिशंस. दूसरा है फीस. तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लाइसेंसेस. ओके. तो इसके बेसिस पे ये फेयर यूज जो है वो गवर्न किया जाता है. नाउ व्हाट फेयर यूज इज? फेयर यूज इज एन exemption to copyright law created to allow things such as commentary, parody, news reporting, research and education about copyrighted works without the permission or payment to the author. ठीक है. तो फेयर यूज के अंतर्गत आपको परमिशन की जरूरत नहीं, पेमेंट की जरूरत नहीं होती है. So, but it does not allow use of another's entire work. इसका मतलब ये नहीं रिसर्च पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो आप पूरा के पूरा वर्क उसका जो है यूज कर लोगे. तो इट इज नॉट अलाउड अंडर फेयर यूज also. Then it does not allow use of any part of another's work without attribution. आप फेयर यूज के अंतर्गत अगर आप कुछ लेते हो कॉपीराइटेड वर्क से और उसको साइट नहीं करते तो इट इज also not allowed under fair use. Okay. It allows you to use small parts of another's copyrighted work without permission or charge, provided that you attribute these parts to their creator or owner. ठीक है. तो आपको साइटेशन देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे. नाउ फॉर यूज टू बी फेयर, फेयर यूज होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ब्रेविटी. ब्रेविटी का मतलब है ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ कॉपीराइटेड वर्क्स कैन बी यूज्ड अंडर फेयर यूज. स्मॉल पोर्शंस और उतना लेने के बावजूद आपको रेफरेंस देना पड़ेगा. देन स्पॉन्टेनिटी ये एक क्राइटेरिया होता है फेयर यूज तय करने का. सपोज आपका अभी 5 साल का रिसर्च चल रहा है, आपको एक रेफरेंस लेना ही लेना है, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं है परमिशन के लिए रुकने का. तो आपने एक काम करना चाहिए, आपने स्मॉल पोर्शन लेना चाहिए और एक ईमेल जो है वो उनको देना चाहिए कि ये इट इज ओनली फॉर थीसिस पर्पस, हमने ये पोर्शन आपका दूसरा लिया है विद प्रॉपर साइटेशन. तो वो आपको करना जरूरी होता है. तीसरी चीज होती है द यूज कैन नॉट डिप्राइव द क्रिएटर और ओनर ऑफ इनकम फ्रॉम द वर्क, दैट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट. सपोज मेरा पब्लिशर मुझे 20% जो है वो रॉयल्टी देता है मेरी एक किताब पे. ओके. तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी से इशू करवा ली और पूरा फोटोकॉपी कर लिया एंटायर बुक आपने, तो वो अलाउड नहीं है एक्चुअली कॉपीराइट में. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको वो बुक नहीं मिलती है और आपको जरूरी होता तो आप 2000 रुपए देके वो खरीद देना मार्केट से. तो मेरा 2000 का मेरा उतना नुकसान हुआ ना रॉयल्टी का, पब्लिशर का भी नुकसान हो गया, मेरा खुद का एज एन ऑथर नुकसान हो गया. राइट. तो अगर उसके इनकम सोर्स पे कुछ बाधा आती है तो उसको फेयर यूज ट्रीट नहीं किया जाता. ओके. सो क्लेम्स ऑफ fair use in reproducing copyrighted materials are evaluated on, सबसे पहले पर्पस क्या है आपका, रिसर्च पर्पस है या टीचिंग पर्पस है, लर्निंग पर्पस है,
देन इट इज ओके। नेचर ऑफ यूज क्या है, देन अमाउंट ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क्स यूज क्या है, एंड द उसका इफेक्ट क्या है ऑथर जो ओनर्स है उनके ऊपर में। तो ये 4 क्राइटेरिया जो है वो फेयर यूज को इवेल्युएट करते हैं। देखिए, टीचिंग लर्निंग इज प्योरली नॉन कमर्शियल पर्पस। ओके, कमर्शियल पर्पस के लिए आप कॉपीराइटेड वर्क्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते अंडर फेयर यूज। ओके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्रिटिसिज्म करना है, कमेंट्री करना है, न्यूज रिपोर्टिंग करना है, टीचिंग करना है, स्कॉलरशिप है, रिसर्च है, इसके लिए फेयर यूज में आप पूरे वो जो मैंने बताया, ब्रेविटी, देन स्पॉन्टेनिटी, वो क्राइटेरिया लेते हुए यू कैन यूज। ठीक है, इन एजुकेशनल पर्पस रादर देन कमर्शियल कंटेक्स्ट। देखिए, ये जो ओनली स्मॉल पोर्शंस जो है उसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल पोर्शंस का डेफिनेशन मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। मेरा स्मॉल पोर्शंस का मतलब है 4 लाइन्स, आपका 10 लाइन्स हो सकता है, किसी और का 1 पेज हो सकता है, राइट। तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस ली गई थी, कॉन्फ्रेंस। तो वो कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट्स ने डिस्कस करते हुए कुछ रिजोल्यूशंस दिए हैं, तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। You can use under fair use 10% or 1000 words, whichever is less of textual material. Then 10% or 30 seconds, whichever is less of music. तो ये ऐसे बहुत सारे रिजोल्यूशंस उन्होंने दिए हैं, एंड द डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन गूगल। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप गूगल पे जाके उसको देख सकते हैं, राइट। 10% और 15 इमेजेस, whichever is less। ठीक है, अभी देखिए, ये जो कॉपीराइट बंडल होता है उसमें ऑथर्स को कौन से राइट मिलते हैं। ओके, देखिए, a bundle of exclusive economic rights for reproduction, rental and lending, publishing, performance, then communication to public, adaptation, translation, assignments, ये सब के लिए इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं ऑथर को। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके लिए आप रॉयल्टी क्लेम कर सकते हो। लेकिन लेकिन एक और बंडल ऑफ राइट्स मिलता है कॉपीराइट के अंतर्गत ऑथर्स को, एंड दैट इज द मोरल राइट्स, एंड दैट आर कॉल्ड एज ऑथर स्पेशल राइट्स। अभी देखिए, ये जो ऑथर स्पेशल राइट्स होते हैं उसका वहां पे प्लेजारिज्म में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। इसमें देखिए, ये जो मोरल राइट्स होते हैं उसमें 2 प्रकार के राइट्स होते हैं। एक होता है राइट टू पैटर्निटी, दैट इज क्लेम ऑफ ऑथरशिप ऑफ द वर्क, मतलब ऑथरशिप को क्लेम करना। एंड सेकेंड वन इज राइट टू इंटीग्रिटी, इसमें टू रिस्ट्रेन और क्लेम डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्टॉर्शन, म्यूटिलेशन, मॉडिफिकेशन और अदर एक्ट। आपके कलाकृति के साथ में कोई खिलवाड़ करता है, उसको डिस्टॉर करता है, म्यूटिलेट करता है, मॉडिफाई करता है, तो आप डैमेज चार्जेस मांग सकते हो, राइट। ओके, अभी आगे चलते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, मोरल राइट्स वायलेशन का केस स्टडी बताती हूँ। दिस केस इज बिटवीन अमरनाथ सहगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, इसमें आपको पंडित जवाहरलाल जी नेहरू दिख रहे हैं और दूसरे जो है वो अमरनाथ सहगल जी है। 1957 में दिल्ली में जो विज्ञान भवन है उसका रिनोवेशन का काम निकाले, तो ये अमरनाथ सहगल स्कल्पचरिस्ट है, तो उनको बुलाया गया कि एक ब्रॉन्ज का मूरल स्कल्पचर बना के दो करके उनको कहा गया। उन्होंने वो चीज को एक्सेप्ट किया। 1962 में उन्होंने 40 फीट बाय 140 फीट का ब्रॉन्ज का मूरल स्कल्पचर बना के हैंडओवर किया। वो वहां पे प्रस्तावित किया गया था उनके ग्राउंड फ्लोर पे विज्ञान भवन के। 1979 में उसी बिल्डिंग का फिर से रिनोवेशन आया, तो ददन अथॉरिटीज जो थी उन्होंने वो जो मूरल था उसको स्टोर हाउस में डंप कर दिया, वहां से उठा के। जब
इनको पता चला तो इन्होंने उनके ऊपर केस डाली और डैमेज चार्जेस मांगे 50 लाख रुपीस फॉर वायलेटिंग द ऑथर स्पेशल राइट्स, मोरल राइट्स। ओके, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मोरल राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट आर वायलेटेड, पेड द डैमेजेस एंड वर्क बी रिटर्न टू द आर्टिस्ट। मतलब वो डैमेज चार्जेस पे करके रिस्पेक्टफुली उनका वर्क उनको वापस किया गया। ओके, सो एक्चुअली दीज आर मोरल राइट्स। ओके, देखिए हम कॉपीराइट के बारे में सुनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखते नहीं है और उस चीज से डरते भी नहीं, लेकिन उस चीज से डरना बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक और आपको इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ। क्रेजी फॉर फिल्म आई थी, तो उसको प्रोड्यूस किया था राकेश रोशन एंड राजेश रोशन ने। 2008 बॉम्बे की केस है ये। तो फ्राइडे को वो फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था जो शाहरुख खान और ऋतिक रोशन पे पिक्चराइज किया गया था, तो उसमें अ पीस ऑफ म्यूजिक ऐसा था जो राम संपत ने सोनी एरिक्सन मोबाइल के लिए कंपोज किया था। ओके, तो इन्होंने वो पीस ऑफ म्यूजिक को चुराया। तो ये जो फ्राइडे को फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो राम संपत मंडे को कोर्ट में पिटीशन डाले एंड क्लेम्ड डैमेज चार्जेस ऑफ ₹4 करोड़। ओके, कोर्ट ने कहा फिल्म कैन नॉट बी रिलीज विद दिस इन्फ्रिंज्ड पीस ऑफ म्यूजिक। ओके, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ उनका थर्सडे को ₹2 करोड़। सो दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ कॉपीराइट। थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, आम जनता जो है वो भी कॉपीराइट के बारे में उतना सजग नहीं है। ओके, तो हुआ ऐसे कि सबको पता है हैरी पॉटर, है ना? इसका जो ये है कॉपीराइट ओनर है वो जेके रावलिंग्स है। सॉल्ट लेक करके एक जगह है कोलकाता में, वहां पे दुर्गा पूजा कमेटी ने क्या किया कि उन्होंने ये जो है हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स कैसल जो था उसके हिसाब से मंडप बनाया और ये हीरो के चित्रों को यूज किया। ओके, जेके रावलिंग्स को जब ये बात पता चली, उन्होंने सीधा सीधा 20 लाख रुपीस के डैमेज चार्जेस और दुर्गा पूजा कमेटी पे डाले। अभी दुर्गा दुर्गा पूजा कमेटी अभी रेडी हो गई कि हम निकाल देते हैं, वो मंडप निकाल देते हैं रादर देन पे, उनके पास इतने पैसे कहाँ आएंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इट्स रिलीजियस सेरेमनी, द कमिटी कुड कंटिन्यू विद पेंडॉल टिल पूजा and to file an undertaking stating that they would not use any character from the book without permission in future। तो उन्होंने क्या कहा कि एक डिक्लेरेशन देने के लिए उनको कहा जेके रावलिंग्स को, ठीक है, और रिलीजियस फंक्शन है करके पेंडॉल को कंटिन्यू करने के लिए कहा। सो ये जो चीजें है, ये चीजों के बारे में सजगता अवेयरनेस बहुत जरूरी होता है। आई वुड टेल यू 2 or 3 मोर केस स्टडीज। देखिए, एक मूवी आई थी हंटर वाली, इट वाज रिलीज्ड इन 1930s। ओके, और उसमें एक कॉपीराइटेड कैरेक्टर था, दैट इज फियरलेस नादिया, अ स्टंट वुमन। डिफेंडेंट ने क्या किया? द डिफेंडेंट प्रोड्यूस्ड अनदर मूवी रंगून इन द ईयर 2016 स्टारिंग कंगना रनावत इन द लीडिंग रोल विद द कैरेक्टर्स नेम जानबाज जूली। देखिए, वहां पे फियरलेस ना दिया था, यहाँ पे उन्होंने जानबाज जूली नाम दिया उसको। But they landed into a legal battle with the Wadias when they accused of copywriting the character Janbaz Zuli from Fearless Nadia. The costume, the character sketch, the style of walking, wearing a mask, a whip, being a stunt woman, and using the phrase bloody hell, everything was copied from Fearless Nadia character. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन है वेदर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा यस, there is substantial copying of the character and Rangoon of Vishal Bharadwaj was accused of infringement, was asked to pay bank guarantee of 2 crores, right? तो इस प्रकार से चलते हैं। जैसे गजनी फिल्म बहुत चली थी आमिर खान की, एक्चुअली उसका तमिल वर्जन जो था वो it was released in the year 2005 where the main character suffered from temporary memory loss
and was out to get revenge for his wife's murder. In the year 2008, a Hindi version of Gajni was released, where the character also suffered from short-term memory loss and was out for the revenge for his girlfriend's murder. The only difference was ये जो हिंदी वर्जन था उसमें वो गर्ल उसकी गर्लफ्रेंड थी और तमिल वर्जन में वाइफ थी. ओके, यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा कि इंफ्रिंजमेंट हुआ है एंड इंटरिम इंजंक्शन वाज ऑर्डर्ड. राइट. सो फ्रेंड्स, ये सब हमने देखे कॉपीराइट वायलेशंस के केसेस. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस और इसमें लिए सजाएं है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years बट नॉट लेस देन 6 months. Then fine है which may not be less than 50,000 but may extended up to 2 lakhs rupees. Okay, so ये चीज इसको आपको दिमाग में बिठा लेना है और कॉपीराइटेड वर्क्स को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में आपको यूज करना है. ओके, अभी देखिए जैसे कि मैंने कल ओपन एक्सेस ये किया आपको सिखाया, तो मैंने ये चीज भी बोली इट इज कॉपीराइट फ्री. इट इज कॉपीराइट फ्री, लेकिन उसके ऊपर भी आप रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हो. अगर आपका पेपर ओपन एक्सेस में है तो आपको अगर उसको कमर्शियल यूज से मना करना है, सो देयर आर सम restricted licenses are available under Creative Commons. देखिए CC by NC, CC by NC ND ऐसे ये 3 लाइसेंसिंग सिस्टम्स होते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे. ओके, और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजों से अलाउ होता है, क्या क्या चीज डिसअलाउड होती है, ये अभी हम देखेंगे. देखो CC बाय लाइसेंस जो होता है उसमें आप यहाँ पे देखेंगे रीड, डाउनलोड, प्रिंट allowed, share, distribute allowed, reuse, build on allowed, quick remix, translate allowed, then reuse commercially allowed. यानी CC by पूरा ओपन लाइसेंसिंग सिस्टम है. देन CC by NC जो है उसमें वो रीयूज कमर्शियली को डिसअलाउ करता है, और CC by NC ND जो लाइसेंसिंग है उसमें क्विक रिमिक्स, ट्रांसलेट और रीयूज कमर्शियली को डिसअलाउ करता है. राइट. सो ओपन एक्सेस लिटरेचर के लिए ये लाइसेंसिंग सिस्टम है. नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लेजरिज्म. व्हाट प्लेजरिज्म इज? प्लेजरिज्म is nothing but it is the act of presenting another's work or ideas as your own. Okay, it is the plagiarism word comes from the Latin word plagiaris. Okay, इसका मीनिंग होता है किडनैपर. राइट. नाउ definition: presenting the words, ideas, images, sounds or creative expressions of others as your own. देखिए इसमें हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंटिंग द वर्ड्स, आइडियाज, इमेजेस, साउंड्स or the creative expressions of others as your own. That is the definition of the word plagiarism. Now, what plagiarism is? Plagiarism is a sort of intellectual theft. It is improper use of others' writings, ideas, artistic expressions, music, etc. It is presenting the works of another as one's original work. यानी पूरा ही दूसरों के काम को अपना खुद का ओरिजिनल वर्क कहलाना. एंड फेलिंग टू क्रेडिट अनदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू देम. यानी आप यूज तो कर रहे हैं दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेकिन आप क्रेडिट देने में फेल हो गए हो, आप उसका प्रॉपर साइटेशन नहीं देते हो. फ्रेंड्स, कल मैंने आपको साइटेशन कैसे देना अलग अलग स्टाइल के हिसाब से वो भी थोड़ा ब्रीफ में बताया. तो देखिए यहाँ पे एक चीज को ख्याल करना, साइटेशन कभी भी प्रॉपर एंड अकॉर्डिंग टू स्टाइल होने चाहिए. जो भी स्टाइल आप यूज कर रहे हो वो स्टाइल में जो मिनिमम पैरामीटर्स है
उतने मिनिमम पैरामीटर्स आपको देना कंपलसरी है. The incomplete citation is also the act of plagiarism. It is also treated as the act of plagiarism. So आपको citation देते वक्त भी बहुत ही careful रहना आवश्यक होता है. Incomplete citation मत दीजिए, right? See, abbreviation अगर आप करेंगे तो poor documentation, L for loose control on textual meaning, A for act of demoralizing, C for getting poor reputation of the country, I for informing the wrong history, A for act of malpractice, R for risky literature, I for invisible referencing, S for selecting horrific writing, and M for meaningless paraphrasing. Okay, तो ये सब फैक्टर्स जो है ये प्लेजारिज्म में इंक्लूड होते हैं. देखिए प्लेजारिज्म नोइंगली किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट प्लेजारिज्म. क्योंकि मुझे पता है कि ये प्लेजारिज्म है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर में ना अटकूं. तो आई यूज थिजॉरस एंड ऑल एंड आई रिप्लेस द वर्ड्स. तो ये सब चीजें जो है वो नोइंगली की जाती है. और कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है कि हम कोट्स डालना भूल जाते हैं. ओके, ब्रैकेट्स डालना भूल जाते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाता है. बट दोनों इसमें वो प्लेजारिज्म कहलाता है. देखिए स्कूल्स में अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स लेवल में, इवन कॉलेज लेवल्स में वो एकेडमिक ऑफेंस माना जाता है. कभी कभी आपको वार्निंग दी जाती है, रीसबमिशन ऑफ वर्क करने के लिए कहा जाता है, आपका ग्रेड रिड्यूस किया जाता है, कभी कभी फेलियर घोषित किया जाता है, फेलियर इन द कोर्स घोषित किया जाता है बिकॉज ऑफ प्लेजारिज्म. लेकिन अभी आज की सिचुएशन में आपको मैं बता दूं कि प्लेजारिज्म के लिए यूजीसी ने बहुत भयंकर पनिशमेंट्स दी है. वो हम सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में देखेंगे. अभी ये सब मायने नहीं रखता यूजीसी को. यूजीसी ने बहुत तगड़ी पनिशमेंट्स जो है वो रेकमेंड की है. दिस इज जस्ट अ फिलर. बॉस कहता है सबऑर्डिनेट को भैया प्लेजारिज्म का रिपोर्ट बना के लाओ. बंदा जाता है गूगल पे और पूरा प्लेजरिज्म का प्लेजराइज्ड रिपोर्ट बना के लाता है. बॉस कहता है यू हैव कॉपीड ऑल दिस ऑफ द इंटरनेट. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. एक होता है वर्ड फॉर वर्ड, दैट इज द डायरेक्ट प्लेजरिज्म. डायरेक्ट प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? वर्बैटिम प्लेजरिज्म. वर्बैटिम मींस डिक्टो as it is. Control A, Control C, Control B. Don't ever do it in your life. Okay. दूसरा होता है मोजेक. मोजेक का मतलब होता है कि तिकडे लावतो ना आपण त्या टाइप, पैच वर्क प्लेजरिज्म. थोड़ा पैच यहाँ से, थोड़ा पैच वहां से, और उसको हम इंटरवोवन करते हैं. तो तीसरा होता है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग अगर इनकम्प्लीट वे में किया जाए, इफेक्टिव मैनर से ना किया जाए, तो वो प्लेजरिज्म की केस हो सकती है. राइट. तो पैराफ्रेजिंग भी आप कर रहे हो. पैराफ्रेजिंग बहुत एफर्ट्स लगते हैं पैराफ्रेजिंग के लिए भी. तो आपको क्या करना है? पैराफ्रेजिंग करना है तो आपको वो जो चीज आप को लेना है वो 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, फिर वो बंद करके रख दो. आपके दिमाग में जितना एक्सट्रैक्ट आया है वो खुद की लैंग्वेज में लिखो. अभी देखिए खुद के लैंग्वेज में लिखा आपने, ठीक है. अभी चौथा होता है आइडियाज को प्लेजराइज करना. चौथा टाइप क्या होता है? आइडिया को प्लेजराइज करना. अभी यहाँ पे क्या होता है मालूम? जैसे आइडियाज को कैसे करना मैं आपको बताती हूँ. देखिए मैंने आपको 5 मिनट दिए और मैंने एक असाइनमेंट दिया कि राइट अबाउट डीमोनेटाइजेशन. ठीक है, आपके पास में 5 मिनट है. यू कैन यूज योर स्मार्टफोन्स. ओके, तो आपको 5 मिनट दिए गए. तो क्या होता है, मैं क्लास में असाइनमेंट देती हूँ एक्चुअली मेरे. तो वो क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो क्या करते हैं कि फट
फटफट अपना मोबाइल खोलते हैं, कौन से डेट को एक्चुअली डिमोनेटाइजेशन हुआ वो नोट करते हैं, और प्लेजरिज्म के 2-4 व्यूज देखते हैं, और फिर वो लिखते हैं एक पैराग्राफ। कुछ वो क्या करते हैं, वो फोन को हाथ नहीं लगाते, उनको जितना पता है उतना लिख देते हैं। ठीक है, अभी कौन सा एक्ट प्लेजरिज्म में आया? जिन्होंने फोन यूज किया है और उसमें से 4-5 व्यूज को रेफर किया है और फिर उन्होंने लिखा है। ठीक है, एंड उन्होंने वो जो 4-5 व्यूज उन्होंने पढ़े हैं उसका रेफरेंस नहीं दिया, दैट मीन्स इट इज द एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म। बात ध्यान में आ गई? और जिन्होंने फोन को यूज किया ही नहीं, तो उन्होंने जितना पता था भाई एक कॉमन मैन को उतना ही लिखा, तो उन्होंने कॉमन नॉलेज का इस्तेमाल किया, इसलिए उनका प्लेजरिज्म नहीं है। लेकिन नैतिकता से देखा जाए तो इन्होंने जिन्होंने लोगों को व्यूज पढ़ के लिखा है, उन्होंने साइटेशन दिया, तो अगेन इट इज नॉट प्लेजरिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लेजरिज्म डिसाइड होता है, राइट। जैसे ऑथरशिप, ऑथरशिप में भी कैसे होता है, जैसे घोस्ट ऑथरशिप है, जैसे कोई और लिख रहा है और आप अपने नाम से पब्लिश कर रहे हो, या अनएथिकल कोलैबोरेशन है कि आधा पार्ट वो कर रहा है, आधा पार्ट मैं कर रही हूँ, और हम दोनों मिलके अपना इंडिविजुअल अलग अलग पेपर अलग अलग जर्नल में दे रहे हैं, तो इस तरह से भी प्लेजरिज्म होते हैं। और यू यूज सेकेंडरी सोर्सेस, तो उसमें से भी आपको स्मॉल पोर्शंस यूज करना है विथ प्रॉपर साइटेशंस। देन सेल्फ साइटेशन भी होता है। सेल्फ साइटेशन का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, अभी आपका थीसिस बनेगा, थीसिस के ऊपर में आप अभी पेपर निकालोगे ना, तो आपके कुछ टेबल्स जो है वो आप दूसरे पेपर में रिपीट कर रहे हो। ठीक है, और आप बता नहीं रहे हो कि ये मैंने प्रीवियसली पब्लिश कर चुका हूँ, ये नहीं बता रहे हो, तो सेल्फ प्लेजरिज्म में आता है। सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए लॉकडाउन में, पिछले लॉकडाउन में एक्चुअली मार्च में या पिछले लॉकडाउन में यूजीसी ने कुछ नोटिफिकेशंस दिए थे, तो मैं आपको 1-2 स्लाइड के बाद में बता दूँ। ओके, सो डोंट एवर गो फॉर verbatim copying, okay, that is the dangerous type of plagiarism. Control A, control C, control B, don't go in that particular practice. Then this is patchwork plagiarism. See, this occurs when the plagiarizer borrows the phrases and clauses from the original source and weaves them into his own writings without putting the phrases in quotation marks or citing the author. ठीक है, तो ये होता है पैचवर्क प्लेजरिज्म। हमने कोर्ट में भी नहीं डाले, कोर्ट में डालना एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है टू अवॉइड द थिंग्स। कोर्ट में डाले तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो विथ प्रॉपर रेफरेंस। जैसे डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस आपको चेंज नहीं करना है, पैराफ्रेजिंग नहीं करना है, और उसको डबल कोट में डाल के आप प्रॉपर रेफरेंस दे दो आपने कहाँ से वो डेफिनेशन ली है, तो उसको हम सिमिलॅरिटी चेक में एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, हा तुम्ही विदाउट कोट मध्ये टाकला तर ते चुकीचं आहे, राइट। यू कैन सी यूज द कोट्स एंड ब्रैकेट में दे दो लोकमान्य तिलक। इन दिस वे योर राइटिंग प्रैक्टिसेस जो है वो भी आपको प्लेजरिज्म से मतलब प्लेजरिज्म होने से मना करे। देन पैराफ्रेजिंग के बारे में मैंने आपको पूरा बताया। इनकम्प्लीट पैराफ्रेजिंग, या अगर आप इम्प्रॉपर पैराफ्रेजिंग करते हो तो वो इफेक्टिव नहीं होता। अगेन द सॉफ्टवेयर कैचेस, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको फिर से पकड़ लेगा, राइट। सो दीज आर एक्चुअली द थिंग्स। नाउ सेल्फ प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आप आपके खुद के काम का कोई पोर्शंस अगर आप रिपब्लिश कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रीवियस पेपर का रेफरेंस देना खुद के नाम से वो मस्ट होता है। ठीक है, और इसके लिए यूजीसी ने 20 अप्रैल 2020 को
एक पब्लिक नोटिस निकाली थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। Reproduction in part or whole of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement, and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amounts to text recycling. सेल्फ प्लेजरिज्म को यूजीसी ने शब्द यूज किया है टेक्स्ट रिसाइकलिंग, यानी अपने खुद के प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्क में से अगर आप विदाउट साइटेशन, विदाउट एक्नॉलेजमेंट आप रिप्रोडक्शन करते हो दूसरे पेपर में, तो और उसको आप ओरिजिनल बताते हो, तो वो आपको कोई भी एकेडमिक एडवांटेज नहीं देगा। इट विल में क्या क्या मैडम आवाज नहीं येत आहे. हेलो, आवाज नहीं आ रहा. मैडम आवाज नहीं येत आहे. हेलो फ्रेंड्स, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस हाँ मैम. येस मॅम. Yes, एक ma'am. मिनिट, मॅडम कडे काही प्रॉब्लेम असेल. जस्ट अ मिनिट. फ्रेंड्स थोड़ा वेट करिए, मैडम लीव करके फिर से ज्वाइन कर रहे हैं. ओके मैडम. रिवाइज टाइम टेबल आप लोगों ने देखा व्हाट्सएप पे? सेमिनार का रिवाइज टाइम टेबल मैंने सेंड किया है. थोड़े चेंजेस है उसमें 23 और 24 तारीख के सेमिनार्स में. 24th को है ना, वेडनेसडे है. हेलो, 24th को वेडनेसडे है, वहाँ संडे लिखा हुआ है. हाँ मैडम, वो डेट सिर्फ ध्यान में रखिए. डे का अगर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा तो डेट्स ध्यान में रखिए. ओके ओके मैम. फाइन. यूजीसी ने काय म्हटलेलं आहे की सेल्फ प्लेजरिझमला त्यांनी टेक्स्ट रिसायकलिंग हा वर्ड दिलेला आहे. ओके, आणि सांगितलेलं इट इज नॉट ऍक्सेप्टेबल. अँड टेक्स्ट रिसायकलिंग इन्क्लूड्स republishing the paper without citation, publishing small work from longer and previous work without citation, reusing the data already used without citation. देखिए आप हेलो मैम. टेबल्स और डेटा भी हॅलो. हाँ बोला. हा मॅडम, मला एक विचारायचं होतं. आपण कॉन्फरन्स मध्ये समजा आपण पेपर प्रेझेंट केला असेल आणि नंतर मग तो पेपर पब्लिश केला असेल, सेम हा. वर्क आहे, तर मग ते हा. ऍक्सेप्टेबल राहील का काय? कसं?
तुम्ही कॉन्फरन्स मध्ये फक्त प्रेझेंट केलेला आहे की येस, प्रेझेंट कॉन्फरन्स प्रेझेंट प्रेझेंट प्रोसिडिंग मध्ये पब्लिश नाही, प्रेझेंट प्रेझेंट केलेला केलं आहे? फक्त. हा, फक्त प्रेझेंट केलाय ना? येस. तर त्याच्या सेम वर्क तुम्ही पब्लिश पण केलं का? ठीक नाही, आहे, पब्लिश म्हणजे करू चालेल. शकतो का आपण तोच? नाही, अवॉइड करा ना सर, हा, अवॉइड करा ठीक ना. आहे. कारण आता कसं आहे की कॉन्फरन्सचं पण कसं की डॉक्युमेंटेशन होतच राहतं ना, तर अवॉइड करा. येस मॅम. ऍक्च्युली पब्लिश नाही, कारण त्यांनी काही प्रोसिडिंग्स वगैरे काही केलेलं काढल्या फक्त नाही. प्रेझेंट केलेलं आहे तर तुम्ही हा, अच्छा, प्रोसिडिंग्स प्रोसिडिंग्स नाही वगैरे काढल्या काही तर त्या केसमध्ये तुम्ही दुसरीकडे देऊ शकता तो पेपर, पण तरी सुद्धा त्याच्यात मॉडिफिकेशन्स करून द्या, तसाच्या येस येस, तसा नका देऊ ऍब्सोल्युटली मॉडिफिकेशन. जे तुम्ही येस सबमिट मॅम. केलेलं आहे. ठीक. हा, ठीक आहे ना? ओके मॅम. ओके ओके. ओके. सो युजीसीने काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही जो तुमचा जो डेटा आहे तोही रियूज करत असाल. एका ठिकाणी पब्लिश केलं आणि परत दुसऱ्या पेपरमध्ये तुम्ही त्याला पब्लिश करताय, तर त्याला पहिल्या पेपरचं सायटेशन देणं अत्यंत आवश्यक आहे की इट वॉज यूज बिफोर ऑल्सो इन सम पब्लिकेशन. ओके. सो पॅराफ्रेझिंग जरी तुम्ही केलं तरी तुम्हाला आपल्या जुन्या कामाचं जे आहे त्याचं सायटेशन देऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे. ओके. नाव गोइंग अहेड, पहा what are the UGC steps regarding prevention of plagiarism in India. पहा on 1st June 2009 there was a GR for minimum standards and procedure for award of MPhil and PhD degree issued. ओके, तो वो सबसे पहले आया कि आपकी जो PhD या MPhil डिग्री है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स में होनी चाहिए. उसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, रिक्वायरमेंट्स दिया था यूजीसी ने इन 2009. और यूजीसी ने ये भी कहा था कि इट इज मैंडेटरी टू चेक ऑल द थीसिस बिफोर सबमिशन फॉर प्लेजरिज्म, एंड आपको अवार्ड होने के 1 महीने के अंदर उसकी सीडी जो है वो इन्फ्लुमनेट के पास में जानी चाहिए टू अपलोड इन शोध गंगा. राइट. सी दिस इज शोध गंगा. हमने कल भी ये सोर्स देखा था. यहाँ पे आपके सबके थीसिस जा सकते हैं एंड देन इट विल बी विजिबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके. सो आपका काम बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए और एरर फ्री होना चाहिए. ओके. सो हमारे इंडिया का स्टेटस जो है अभी फिलहाल ये है 27,000 कितना है 2,70,431 फुल टेक्स्ट थीसिस शोध गंगा में अवेलेबल है. अभी देखिए इन 2014-15 INFLUMNET gave access to 110 universities for authenticate and turnitin. देखिए फर्स्ट फेज में यूजीसी ने रेकमेंड किए थे authenticate and turnitin सॉफ्टवेयर, and in 2015-16 INFLUMNET provided Urkun to 135 universities, and in September 2019 INFLUMNET provided PDS Urkun to 1,000 higher education institutes. In September 2019 MHRD has launched PDS Shodhashuddhi, for which INFLUMNET is the nodal officer. Shodhashuddhi. Okay. Now see, this is Shodhashuddhi, और जो भी इसके मेंबर्स बन जाते हैं उनको आप देखेंगे इतने मेंबर इंस्टीट्यूशंस है, इतने टोटल यूजर्स है, और इतने डॉक्यूमेंट्स अभी तक प्लेजरिज्म चेक हुए हैं थ्रू दिस Shodhashuddhi approach. Now the most recent direction of UGC notification आप देखेंगे यहाँ पे it is University Grant Commission's notification titled as Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions Regulation 2018. ठीक है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए जानना कि ये पर्टिकुलर रेगुलेशन में प्लेजरिज्म के बारे में क्या क्या चीजें दी है. ओके. देखिए इसमें पैरा नंबर 6 जो है वो कर्बिंग प्लेजरिज्म है. ओके. 12 पेजेस का ये नोटिफिकेशन है. उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो
हर एक पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। द वेरी फर्स्ट वन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट shall declare and implement the technology based mechanism using appropriate software so as to ensure that documents such as thesis, dissertations, publications, or any other such documents are free of plagiarism at the time of their submission. मतलब at the time of submission आपका प्लेजरिज्म चेक होना चाहिए थीसिस का, एंड दैट टू टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म, दैट इज द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। ओके, देन सेकंड उन्होंने बताया है द मैकेनिज्म एज डिफाइंड एट ए above shall be made accessible to all engaged in research work including student, faculty, researcher and staff। देखिए उन्होंने कहा इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस सबको देना चाहिए जो रिसर्च वर्क में एंगेज्ड है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट, फैकल्टी, रिसर्चर एंड स्टाफ एंड एटसेट्रा भी दिया है। तीसरा पॉइंट कहा है एवरी स्टूडेंट सबमिटिंग अ थीसिस, डिसर्टेशन और एनी अदर सच डॉक्यूमेंट्स to the higher education institute shall submit an undertaking indicating that the document has been prepared by him or her and that the document is his or her original work and free of any plagiarism। अभी देखिए पहले हम देते थे डिक्लेरेशन कि the document is original and not submitted to for any other degree purpose, बराबर है। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि आपके डिक्लेरेशन में ये चीज भी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म, ये शब्द आपके डिक्लेरेशन में आने चाहिए। फिर चौथा पॉइंट उन्होंने कहा है द अंडरटेकिंग शैल इंक्लूड द फैक्ट दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन ड्यूली चेक्ड थ्रू अ प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल अप्रूव्ड बाय द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यानी आपके यूनिवर्सिटी में जो सॉफ्टवेयर है, ओके, जो सॉफ्टवेयर टूल को अप्रूव किया गया है तो उसमें से ही चेक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में से कर लिया और दे दिया सर्टिफिकेट, ऐसे नहीं चलेगा। देन फिफ्थ वन इज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल डेवलप अ पॉलिसी ऑन प्लेजरिज्म एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय इट्स रिलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज और अथॉरिटीज। The approved policy shall be placed on the home page of the website। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हर एक इंस्टीट्यूशन की प्लेजरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए, उसको आपके स्टैट्यूटरी बॉडी जो है उसमें अप्रूव कर लेना है आपको, और वो पॉलिसी को आपको डिस्प्ले करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है? होम पेज पे उसकी लिंक देना है, राइट। देन नेक्स्ट वन, each supervisor shall submit a certificate indicating that the work done by the researcher under him or her is plagiarism free। देखिए अभी आपका थीसिस केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सुपरवाइजर की भी है अभी यहाँ पे। और अगर आपके थीसिस में प्लेजरिज्म पाया जाता है, रिसर्च मिसकंडक्ट पाया जाता है, तो पनिशमेंट आपको भी है, आपके रिसर्च सुपरवाइजर को भी है। इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना अभी आवश्यक है, क्योंकि जैसे आप डिक्लेयर करते हो इट इज प्लेजरिज्म फ्री, वैसे ही आपके सुपरवाइजर को भी सर्टिफिकेट देना है कि यस इट इज प्लेजरिज्म फ्री। उसके बाद में उन्होंने कहा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल सबमिट टू इनक्लिपनेट सॉफ्ट कॉपीज ऑफ all masters research programs dissertations and theses within a month after the award of degrees for hosting in the digital repository under Shodhaganga। Okay, then next one is higher education institute shall create institutional repository on institute website which shall include dissertations, thesis, paper, publications and other in-house publications। वो कहते हैं शोधगंगा में तो थीसिस है आपका, लेकिन आपके खुद के इंस्टीट्यूट की भी एक रिपोजिटरी बनाओ और उसमें भी उसको अपलोड करो। ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस गिवन रिसेंटली बाय यूजीसी, और आप सब लोग ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस में अभी आते हो। अभी देखिए उन्होंने परसेंटेज ऑफ प्लेजरिज्म बोलने के अलावा
के सिवा उन्होंने कहा है कि सिमिलरिटी चेक, सिमिलरिटी मतलब टेक्स्ट कितना सिमिलर है दूसरे रिसोर्सेज से, तो उन्होंने वो शब्द यूज किया है सिमिलरिटी चेक। ओके, अभी उन्होंने कहा है कि सिमिलरिटी चेक करते हुए आपके थीसिस में से कुछ पार्ट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, जैसे all quoted work reproduced with all necessary permissions and oblique or attribution। मतलब आपने कोट में जितना जितना कुछ लिखा है और विथ परमिशन, जहाँ परमिशन सॉर्ट करना है वहां पे परमिशन सॉर्ट की है, या फिर उसको साइट किया है, तो उसको आप सॉफ्टवेयर में से सिमिलरिटी चेक करते वक्त एक्सक्लूड कर सकते हो। ऑल रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट्स, इसको भी आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, उसको देना ही नहीं है सिमिलरिटी चेक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑल जेनेरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस यूज्ड शुड बी एक्सक्लूडेड। देखिए, एक एक्सक्लूजन का ऑप्शन होता है व्हेन यू चेक प्लेजरिज्म। अभी जब आप उर्कुन को आपका थीसिस देंगे चेक करने के लिए, तो वहां पे बैठे हुए जो भी ये है स्टाफ है, वो क्या करेगा, ब्लाइंडली उसको अपलोड कर देगा, जो रिपोर्ट आई उसको डाउनलोड करके आपके हाथ में दे देगा, भाई ये इतना परसेंटेज आया है सिमिलरिटी का, आप देख लो। तो वो मैकेनिकल रिपोर्ट हुआ, सॉफ्टवेयर को उतना समझता नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में उन्होंने कोटेशंस वगैरह के प्रोविजंस दिए हैं एक्सक्लूड करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके ऊपर में आप खुद और आपके रिसर्च सुपरवाइजर ने बैठ के आपने सब चेक करना चाहिए कि ब्रेविटी के साथ में लिया है, उसको साइटेशन दिया है, कंप्लीट साइटेशन, तो वो केस में क्या कर सकते हैं आप, उसको एक्सक्लूड का बटन रहता है, वो एक्सक्लूड बटन आप करके सिमिलरिटी चेक परसेंटेज को कम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट हुआ या सस्पेक्ट किया किसी ने कंप्लेंट की, है ना, इन दैट केस आपके पास में मैकेनिज्म क्या होना चाहिए हैंडल करने के लिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल बनेगा, DAIP। ओके, उसमें जैसे डिपार्टमेंट का हेड रहेगा, देन एक सॉफ्टवेयर पर्सन रहेगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा, तो वो पहले उस कंप्लेंट को जांचेंगे और उसका रिपोर्ट जो है वो आपके इंस्टीट्यूशन एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल को देंगे और वहां पे डिसीजन होगा, ठीक है। अभी देखिए कैसे होता है, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल में ऑफ कोर्स ऑनरेबल वाइस चांसलर विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस पैनल, उसमें डीन रहेंगे, उसमें 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रहेंगे, उसमें सॉफ्टवेयर पर्सन रहेगा। तो इस प्रकार से वो पैनल बनाना है आपको डिपार्टमेंटल लेवल पे और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ठीक है। अभी देखिए यूजीसी क्या कहती है, ओके, यूजीसी कहती है द रिसर्च शैल बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल आइडियाज which shall include abstract, summary, hypothesis, observations, results and recommendations only and shall not have any similarity। उन्होंने कहा है कि आप ज्यादा लिखो ही मत थीसिस में, आपके ओरिजिनल आइडिया पे काम करो और उसमें एब्स्ट्रैक्ट आना चाहिए, समरी आना चाहिए, हाइपोथेसिस आना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस आना चाहिए, रिजल्ट्स आपके आने चाहिए और रिकमेंडेशंस आने चाहिए, ठीक है। And UGC came up with unique level based degree of similarity and level of penalties। Now, next slide is very important for all of you to know what are the punishments, okay। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा अगर थीसिस और डिसर्टेशन सबमिटेड है और लेवल 0 में जैसे आपने प्लेजरिज्म चेक किया, डिग्री जो है सिमिलरिटी की 10% से कम है, सो नो पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। लेकिन इफ सिमिलरिटी इज मोर देन 10% बट लेस देन 40%, तो वो लेवल 1 हो जाता है, ओके। इन दैट केस स्टूडेंट विल हैव टू रीसबमिट द वर्क विद इन 6 months, यानी आपको वापस दिया जाएगा
और 6 महीने में वो सिमिलैरिटी को कम करके ला कॉपी फ्रॉम द हार्ड वर्क ऑफ अदर्स एंड पास इट ऑफ एज देयर ओन. नाउ कॉलेजेस अप्लाई फॉर accreditation have been found indulging in the same shameful practice. For example, एक कॉलेज था, मीरत का कॉलेज है ये, तो उनका जो एसएसआर उन्होंने सबमिट किया उसमें से पेज नंबर 38 टू 139 मींस तकरीबन 101 पेजेस उनके एसएसआर से was a word for word lift from the report filed by Loyola College of Education, चेन्नई. देखिए लोयोला कॉलेज ऑफ एजुकेशन चेन्नई का एसएसआर में से उन्होंने डिक्टो पेज नंबर 38 से 139 वैसे के वैसे उठा के अपने एसएसआर में डाले. देखिए ऐसे कोई करता है क्या 101 पेजेस. लेकिन ये पता कैसे चला, ये पता कैसे चला, तो वो भी एक भयंकर योगायोग आपण म्हणतो ना त्याला, म्हणजे बॅड लक पण कधी कधी बहुत खराब हो जाता है, वैसे वाला चीज हो गया. द प्लेजरिज्म came to light accidentally. The NAC had appointed S. Sebastian, the principal and secretary of Loyola College of Education, as the member coordinator on peer review team that visited that college to grade it. देखो उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि लोयोला कॉलेज के ही प्रिंसिपल उनकी कमिटी पे आए, NAC ने अपॉइंट किया और वो चीज ध्यान में आया. तो जब मीडिया ने इंटरव्यू लिया सेबेस्टियन सर का, तो वो सर बोले कि मैं जब उनका एसएसआर पढ़ रहा था तो मुझे ये फीलिंग आया कि मैं मेरे खुद के कॉलेज का एसएसआर पढ़ रहा हूँ. तो मैंने वो एसएसआर मंगवाया और टैली किया तो लिटरली 101 पेजेस वर verbatimly copied and pasted. ओके, तो ऐसे भी कुछ केसेस है. ये सबसे भयंकर केस 26-year-old faculty of Wadia Women's College, Surat, okay, committed suicide by hanging herself at her house. Okay, the deceased was upset after allegation of plagiarism in her MPhil thesis. Okay, तो वो डर की वजह से MPhil thesis के वो लड़की ने सुसाइड कर लिया. देखिए CNR Rao, India's science advisor CNR Rao has apologized for not noticing some copied text in a paper published last year. मतलब उनके ऊपर भी एलिगेशंस जो है आए हैं. एक ड्रामेटिक एलिगेशन ऑफ प्लेजरिज्म आया है किसके ऊपर, डिविजनल बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, ओके, बाय द स्पाइसी आईपी ब्लॉक ऑन December 2015. एक्चुअली हुआ ऐसे कि द दिल्ली हाई कोर्ट plagiarized 33 paragraphs of its judgment in Roche versus Sipla case from a law review article written by Shwetashri Muzumdar and Ishan Ghosh in Queen Mary Journal of Intellectual Property. देखिए क्वीन मैरी जर्नल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में श्वेतश्री मुजुमदार और ईशान घोष ने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा था और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया रोश एंड सिप्ला केस में, तो उसमें ये पेपर के कितने 33 पैराग्राफ्स वैसे के वैसे उठाए. Delhi High Court acknowledged the truth of the plagiarism report in an order passed on 8 December 2015 and apologized to the authors. कोर्ट ने माना और apology भी मांगी. But the responsibility of the plagiarism was laid down to an intern who was told to write a precise facts of the case. देखिए जिम्मेदारी लेकिन किसके ऊपर गई, वो बेचारी इंटर्न जिसने फैक्ट्स जो है वो बनाए थे वो केस. ओके, तो बड़े बड़े लोग जैसे मुल्क राज आनंद है, he was accused for lifting an article by renowned Oxford professor Zener. Then Indrani Aikat जो है, she died mysteriously after her book Crane's Morning was found to be plagiarized from a 1956 novel by Elizabeth Good. Then V.N. Narayanan जो है, he resigned in 1999 as editor of the Hindustan Times when his column was discovered to have been plagiarized from the UK Sunday Times. Okay. Then B.S. Rajput की केस आपको मालूम होगी, वाइस चांसलर of Kumaon University in 2003 on being indicated for copying chunks of
a Stanford professor's research paper on black holes. Then Shiv Khera जो इंस्पायरिंग राइटर है, उनका भी his book 2004 Freedom is not free was alleged to have plagiarized passages from retired railway official Amrit Lal's book India Enough is Enough. The two are said to have reached an undisclosed agreement. Okay, so ये सब चीजें हैं. मेरे पर्सनल भी कुछ बहुत सारे अनुभव आए हैं. जैसे एक थीसिस मैंने इवेल्युएट किया था. जैसे मैं डमी टाइटल आपको बताती हूँ, कलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन गुजरात. ओके, वो थीसिस मुझे मेरे पास में जब वैल्यूएट करने के लिए आया था 2013 में आया था. ओके, और एक्चुअली उसमें डेटा कब तक का रहना चाहिए. 2013 में वैल्यूएशन के लिए आया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द डेटा ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन टिल 2010, बट डेटा वाज फ्रॉम 1986 टू 1999. तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बैक डाटा कलेक्शन का लेके क्या रिसर्च किया है इसने. तो मैंने ढूंढा सब, तो मुझे एक थीसिस मिला शोधगंगा में, सिमिलर थीसिस था, एंड दैट वाज अवॉर्डेड इन 2003. और उसमें डेटा देखा तो उसमें 1986 टू 1999 का था. दैट मीन्स इट वाज जेन्युइन थीसिस. लेकिन ये बंदे ने क्या किया कि उसको पूरा डेटा कॉपी पेस्ट किया. तो ओनली थिंग सॉफ्टवेयर के पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वो ओरिजिनल थीसिस था गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ और इसने बंदे ने अंग्रेजी में लिखा. ठीक है. और एक चीज आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी. हम लोग 3 लोग हैं डिपार्टमेंट में. तो हम तीनों ने जो पेपर्स आ रहे थे वो पेपर्स को हमने क्या किया, बांट लिए एडिटिंग के लिए. और उस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग बुलाने वाले थे हमारे दिग्गज है लाइब्रेरी साइंस में, जिन्होंने यूजीसी के मॉडल करिकुलम जो है एमलिप का वो बनाने के लिए वो चेयरमैन थे, करसीदप्पा सर. तो उनको हम डायरेक्टर के इसमें बुलाने वाले थे, इनवाइट करने वाले थे. देखिए मेरे पास में एक पेपर ऐसा आया जो बहुत ही अलंकारिक भाषा में लिखे था उन्होंने, और बहुत ही हाई लेवल पेपर था. लेकिन जिसने लिखा था उसको मैं स्टूडेंट लाइफ से जानती हूँ. उसको इंग्लिश आती ही नहीं, पहली चीज. उसके बहुत सारे लिमिटेशंस है. तो इतना फर्राटेदार इंग्लिश में पेपर वो कैसे लिख सकता है. कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पेपर को. ऐसे लग रहा था कि उसने खुद के मन की बात कही है एलआईएस एजुकेशन पे. तो फिर मैंने उस पेपर को बहुत ढूंढा, सॉफ्टवेयर चेक किया, सब किया, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिला मुझे. फिर आखिरी में मैं लाइब्रेरी में चली गई और जितने बुक्स थे एलआईएस एजुकेशन पे वो पूरे निकाली और उसमें ढूंढने लगी. तो उसमें एक इसमें सिल्वर जुबली का कोई हुआ होगा, प्रोफेशन का सिल्वर जुबली का सेमिनार. तो उसमें एक पेपर था. तो वो पेपर एग्जैक्टली टाइप करके ये बंदे ने खुद के नाम से दिया, जस्ट बिकॉज वो पेपर स्टैक्स में था, प्रिंट फॉर्मेट में था. सॉफ्टवेयर का तो कोई काम ही नहीं है. वो मतलब ई वर्ल्ड में नहीं था वो पेपर. तो ये बंदे ने उसको ई वर्ल्ड में लाया टाइप करके, राइट, और सबमिट किया खुद के नाम से. और आपको बता दूं कि वो पेपर करसीदप्पा सर का ही था. देखिए अगर एडिटिंग में गलती होती थी हमसे, और अगर वो गलती से कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम में छप जाता था और करसीदप्पा सही में आए रहते थे, तो हमारी क्या पोजीशन होती. आप एक चीज को ध्यान रखें. देखिए एक रूरल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे यहाँ पे एक कॉलेज में. वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स की एडिटिंग इसमें थी. तो एक पेपर आया, मैंने उर्कुंड में चेक किया. उर्कुंड में चेक करने के बाद में वो ओनली 6% परसेंटेज दिखा रहा था. तो मैंने वो पेपर को एक्सेप्टेड फोल्डर में डाल दिया. 6% यानी बिलो 10% एक्सेप्टेड. फिर सेकेंड राउंड में हम पढ़ते हैं उस पेपर को. तो पेपर को पढ़ते वक्त में मुझे शब्द आए, आई एम ऑफ द ओपिनियन, आई थैंक यू ऑल फॉर, ऐसे शब्द आए. आई यू, जनरली ऐसे शब्दों में रिसर्च पब्लिकेशन नहीं होता है. ओके, थर्ड पर्सन लैंग्वेज में ही आपको लिखना पड़ता है. तो ये वो सब स्टेटमेंट्स देख के मुझे डाउट आया. फिर मैंने क्या किया, मैं बोली उर्कुंड ने तो 6% दिखाया,
तो फिर मैंने गूगल में जाके वैसे के वैसे जो टाइटल था वो डाल दिया, तो मुझे एक पीपीटी प्रेजेंटेशन आया। पीपीटी प्रेजेंटेशन आया और वो पीपीटी प्रेजेंटेशन नैकलिन के डायरेक्टर का था, इतना बड़ा आदमी का, एंड दैट वाज कीनोट स्पीच इन वन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये बंदे ने क्या किया, उसके स्लाइड्स कॉपी किए, वर्ड में डालिए, कॉपी पेस्ट किए और हमको दिए। ठीक है, तो देखिए कभी कभी सॉफ्टवेयर की भी मर्यादाएं होती। अभी कुछ लोकल कॉन्फ्रेंसेस में देखिए एक ओरिजिनल पेपर है, फ्री ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, एक पेपर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डमी टाइटल बता रही हूँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे है, वो पेपर अवेलेबल है गूगल में। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप डालेंगे तो पूरा पेपर आता है। दैट पेपर वाज रिटन बाय वाई उमेशा। ओके, अभी ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस है इसमें एक बंदे ने वो पेपर को पूरा कॉपी पेस्ट करके भेज दिया, सेम टू सेम, टाइटल भी सेम, सिर्फ ऑथर का नाम और क्रेडेंशियल्स बदल दिए। ठीक है, जैसे मैंने उर्कुट में वो पेपर दिया, उसने 100% प्लेजरिज्म बताया और लिंक भी दी वाई उमेशा की, ये यहाँ से वो पेपर पूरा के पूरा कॉपी पेस्ट किया है, 100% सिमिलैरिटी। ठीक है, फिर वो पेपर उर्कुट के मेमोरी में रहा और तीसरी जगह से पेपर आया, वो बंदे को भी वही उमेशा का पेपर मिला। ठीक है, तो फिर उर्कुट को दिया, तो उर्कुट ने सबसे पहले उमेशा का पेपर बताया, फिर पहले वाले बंदे का पेपर की लिंक दी और फिर इस बताया कि 100% प्लेजरिज्म। तो इस प्रकार से प्लेजरिज्म के केसेस होती है। एंड साइबर प्लेजरिज्म क्या है कि है बहुत सारी चीजें आपको अभी ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, लेकिन देर आर सम एथिकल इश्यूज ऑल्सो, यू शुड नॉट इग्नोर दैट एथिकल इश्यूज। अभी मैं आपको कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि कल कुछ लोगों ने पूछा था कि फ्री कॉस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं तो हमारे लिए कोई है क्या, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस सॉफ्टवेयर फॉर यू पीपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप इसको देख सकते हैं, but don't use these softwares for your thesis purpose, please. Okay, there are some good softwares, good platforms like Copycatch Gold, Edutai.com, then Google itself आपको बहुत सारी जगह बताता है, एक पैराग्राफ आप गूगल सर्च बॉक्स में दे दीजिए, वो बताता है कहाँ कहाँ से आपने लिया है। देन ये दो जो है, ये दो पावरफुल सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो, लेकिन ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सब ये पेड है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए टर्निटिन और आइथेंटिकेट। टर्निटिन बहुत ही पॉपुलर प्लेजरिज्म चेक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। उर्कुन में अगर 10% बताता है तो टर्निटिन आपको पक्का 20% बताएगा, क्योंकि इनके जो सोर्सेस सब्सक्राइब किए हैं इन्होंने वो उर्कुन से ज्यादा है। ओके, देखिए दिस इज टर्निटिन पेज, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज टर्निटिन। ओके, एंड यू कैन सी टर्निटिन 30 लैंग्वेजेस में चेक करता है। ओके, जैसे चाइनीज, जापानीज, थाई, कोरियन, कैटलन, ये पूरी लैंग्वेजेस को एक चेक करता है। बट टर्निटिन विल मैच टेक्स्ट बिटवीन टेक्स्ट ऑफ द सेम लैंग्वेज। ओके, मतलब ये नहीं कि चाइनीज भाषा में है तो हंगेरियन का भी वो चेक करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हंगेरियन का लिटरेचर भी चेक करेगा, ऐसा नहीं है, तो वो लिमिटेशन है उसका। उसके बाद में यू कैन सी दिस इज रिकमेंडेड बाय यूजीसी, और आपके सबके थीसिस इसी सॉफ्टवेयर में क्या हो गए, चेक हो गए, राइट। सो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्टवेयर होता है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो उसको दिए गए कमांड्स पे ही आधारित होता है। उसके ऊपर में भी सिमिलैरिटी को कम करने के लिए हमें ह्यूमन पावर्स को, ह्यूमन इंटेलेक्ट को यूज करना आवश्यक होता है। फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको जस्ट नाम बताऊंगी। दिस इज blackscan.com, इसमें आप चेक कर सकते हैं, बट इट हैज गॉट सो मेनी लिमिटेशंस। ओके, ये ओपन एक्सेस लिटरेचर को ही सर्च कर रहा है। देन ब्लैक ट्रैकर, देन plagiarisma.net, देखिए फुल पेपर अपलोडेड एज फाइल, इस प्रकार से वो आपको रिपोर्ट देता है, राइट। इस plagiarisma.net,
then you can see Viper is there, and free plagiarism checker is there. Okay, देखिए पुअर साइटेशन ये भी गलत चीज होती है। आप स्टाइल मैनुअल्स यूज कीजिए, आप ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स जैसे ज़ोरेरो है, मेडले है, एंडनोट है, ये सब यूज कीजिए। और मैं अभी कंक्लूडिंग स्लाइड्स में हूँ। बिल गेट ने अभी ये जो प्लेजरिज्म है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहा है, और उन्होंने कहा है कि इट इज डन इन 3 ways. Number 1, stealing with the web, stealing within the web, and stealing from the web. Okay, so friends, this is iceberg. आपको टाइटैनिक फिल्म की याद आई होगी इसको देख के। इसकी खासियत क्या है? Only 10% is visible and 90% is beneath the sea, right? तो ऐसा ही ह्यूमन नेचर होता है। हम जो दिखते हैं वो हमारा 10% हिस्सा होता है। हमारा बिहेवियर जो है that is only 10%, but we have our conviction, our beliefs, values, our identity within us. Okay, तो आप अंदर से कितने अच्छे हो, आपके वैल्यूज क्या है, मोटिव्स क्या है, एथिक्स क्या है, बिलीफ्स क्या है, ये सबसे बनता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसका इम्पैक्ट होता है आपके बिहेवियर पे। सो माय concluding remark is be ethical, be honest, and produce good research works, right? So thank you so much. This is very sensitive topic, and this presentation is for academic purpose only. Thank you. Thank you. थँक्यू मॅडम. कोणाला काही विचारायचं असेल तर If विचारा. you Yes, yes, हॅलो ma'am. मॅडम. असतील आज प्रश्न बहुत. हा मला हे विचारायचं होतं मॅडम, कधी कधी कसं होतं एखाद्या रिसर्च जनरलला आपल्याला पेपर पाठवायचा असतो, तर ते सांगतात की सेल्फ प्लगरिझम करून पेपर पाठवावा तुम्ही. असं कोण सांगतं तुम्हाला सेल्फ प्लॅगियरिझम करून पेपर पाठवा? असं कोणत्या जर्नल? मी अमरावतीला मधात एकदा एक पेपर पाठवणार होतो मी रिसर्च जनरलला, तर त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की प्लगरिझम आम्ही स्वतः चेक करून पाठवावा. प्लगरिझम हे 10% और 20%च्या वरती नसावं. आणि स्वतः चेक करून पाठवा आणि सेल्फ प्लॅगियरिझम करून पाठवा, याच्यात फरक आहे ना सर? माझ्याकडे 1 मिनिट, त्यात मी सरांना विचारलं तर ते म्हणाले की आपल्याकडे हा हॅलो. हा, तुम्ही कुठले आहात? मी नागपूरचाच आहे. मी सध्या भंडाऱ्याला आहे, इथे राहतो. मी भंडाऱ्याला राहतोय. तर तुम्ही लायब्ररीचे मेंबर झालेले आहात का? हो हो हो. तर मग तुम्ही कॅम्पस लायब्ररीला येऊन चेक करा ना पेपर. हो का? ठीक आहे ना मॅडम. आणि तुमच्याकडे रिसर्च सुपरवायझर तुमचं रजिस्ट्रेशन लेटर असेल, रजिस्ट्रेशन लेटर असेल ना तुमच्याकडे, ते दाखवायचं त्यांना आणि प्लेजरिझम चेक करून देतात ना ते. ठीक आहे मॅडम. ओके ओके. हॅलो मॅम. मॅडम मला हॅलो. हा हॅलो मॅम. मॅम मोस्टली इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये कॉमन डेफिनेशन किंवा कॉमन पार्ट खूप सारे असतात, आणि जेव्हा आम्ही प्लॅगरिझम चेक करतो तर तो पण इन्क्लूड होतो त्याच्यामध्ये, तर ते कसं रिमूव्ह करायचं? सर तुम्ही जास्त लिहायचं नाही, मी तुम्हाला तेच सांगते, जास्त लिहायचं नाही इंट्रोडक्शन पार्ट मध्ये. जेवढं गरजेचं आहे तेवढंच घ्यायचं, आणि त्याला डेफिनेशन्स घेतल्या तर डबल कोट्स टाकायचे. डबल कोट्स टाकले की ते आपोआप सिमिलॅरिटी चेक मध्ये घेत नाही ते बटन बंद केले की. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं ना की मेकॅनिकल रिपोर्ट नाही करायचा. तुम्ही बसा, तुमचे गाईड बसा, त्याला चेक करा. बाबा इथे तो दाखवत आहे ना 10% प्लेजरिझम, किंवा इथे तो दाखवत आहे की तुम्ही 50% त्या ओरिजिनल सोर्स मधनं घेतलेलं आहे, तर
इथे तुम्ही चेक करा की तुम्ही किती घेतलेलं आहे आणि मग त्याला प्रॉपर सायटेशन दिलेलं आहे की नाही, त्याचं कॉपीराईट इश्यू काही नाही आहे ना, हे चेक केलं की त्याला ना एक्सक्लूड करायचं बटन येतं त्याच्यात सॉफ्टवेअर. ओके. त्या बटनला तुम्ही दाबलं की तेवढं मॅटर प्लॅजरिझम फ्री दाखवतो तो. तर असं तुम्हाला ते सिमिलॅरिटी चेक करत 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 यावं लागतं आणि त्याचं पर्सेंटेज कमी करावं लागतं. तर ते हो, करावं थँक लागतं यू मॅम. तुमचं जेव्हा सबमिशनचा वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला ते करावं लागेल. हो मॅम. हो. थँक्यू मॅम. हॅलो मॅम. हॅलो. येस. हा आय हॅव वन मॅडम, जसे आपले पेपर पब्लिश झाले आहेत आधीच आणि तो मॅटर आपण थेसिस मध्ये इन्क्लूड करू शकतो टेक्स्ट. हॅलो. पब्लिश्ड पेपर्स तुमचे हा, स्वतःचेच पब्लिश पेपर स्वतःचे टेक्स्ट जो ना? आहे. हा हा. हा याने तर चॅप्टर मध्ये इन्क्लूड हा करू तर शकतो का काही आपण? पोर्शन्स तुम्ही करा. नाही नाही करा तुम्ही पण तिथे तुम्ही सेल्फ सायटेशन द्या. अच्छा, सेल्फ सायटेशन द्यावं लागेल. ओके. सेल्फ सायटेशन. मैडम एक मेरा प्रॉब्लम है, यानी हिंदी का मेरा सब्जेक्ट है, तो हिंदी के लिए प्लेगरिज्म के लिए क्या किस तरह से चेक करेंगे, उसकी कोई साइट है हिंदी नहीं का आपका चेक करने सब्जेक्ट के क्या लिए? है बोले? नहीं नहीं हिंदी फिर हिंदी से का बोलिए. हिंदी हाँ बीए हिंदी कर रही हूँ मैं, है. तो उसके लिए हाँ, हाँ तो उसको चेक करने के लिए कौन सा प्लेगरिज्म साइट यूज करना है, कि प्लेगरिज्म में है या नहीं है, वो कौन सा कोई साइट है उसके लिए, ऐसा कुछ मैडम है यूज रीजनल के लिए? लैंग्वेज के मैडम रीजनल लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम्स है. अभी उर्कुंड उसके ऊपर काम कर रहा है लेकिन रीजनल लैंग्वेज के लिए थोड़ा प्लेजरिज्म चेक का प्रॉब्लम है. अच्छा यानी हिंदी के लिए अभी नहीं है? नहीं नहीं है ओके, मतलब थैंक यू सो मच मैम. हमारी यूनिवर्सिटी में तो नहीं है. ठीक है ना मॅम, थँक्यू. मॅडम आपण Yes. उरकुंडला जसं पेड केलं तर ते वर्षभरासाठी काही असं असतं की त्याच वेळेसाठी असतं? काय उर्कुंडचं उरकुंड हा तो पेड वाला आहे तर ना उरकुंड? सबस्क्रिप्शन हा तर त्याचं ते रिन्युअल फीस असते ना. तर 1 वर्षानंतर परत रिन्यू करावं लागेल असं काही? रिन्यू करावं लागतं ना, त्याचं काहीतरी फीस असते त्याची. ऍक्च्युअली काय आहे माहिती का की कन्सेप्ट असा आहे की युजीसी ते सॉफ्टवेअर विद्यापीठांना देईल आणि विद्यापीठ सगळे जितके रिसर्च सुपरवायझर्स आहेत त्यांना देतील असं ते ऍक्च्युली मेकॅनिझम आहे. परंतु अजून म्हणजे आपल्याकडे जे मागतात त्यांनाच देतात, बाय मॅन्डेटरी देत नाही तसं. ते आहेत प्रॉब्लेम्स काही. हा सुपरवायझर्सना डिमांड करायला पाहिजे त्यांना की आम्हाला द्या म्हणून. मॅडम त्याची एक हॅलो. पॉलिसी बनते. जसं आता माझ्या नॉलेज प्रमाणे जळगावचं विद्यापीठ आहे ना, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, तर त्या लोकांनी ते केलेलं आहे. ते म्हणजे कॉलेजेसला पण जे अफिलिएटेड कॉलेजेस आहेत तर त्यांनाही ते उरकुंडचं त्यांनी काही एमओयू केलेलं आहे ऍक्सेस टू सर्व्हिस. हॅलो तुम्हाला समजलं का पण सगळं? हॅलो येस मॅम. येस. हा मॅम. समजलं. तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या का सगळ्या? हो मॅडम, मला फक्त एक शेवटचं विचारायचं होतं. आपलं जे विद्यापीठ आहे तिथे मराठी लँग्वेजचं प्लगरिझम चेकर आहे का पण, म्हणजे हिस्ट्री करता वगैरे? नाही 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 तर कारण माझी लँग्वेज मराठी आहे ही आणि सब्जेक्ट हिस्ट्रीला नाही का. नाही ठीक आहे ना, अजून आपल्याकडे ते सुविधा नाही झालेल्या आहेत मराठीच्या. हो. पण मग मॅडम आम्हाला थेसिस सबमिशनच्या रिजनल वेळेस लँग्वेजला सगळ्यांना प्रॉब्लेम. थेसिस जेव्हा सबमिशन करावं लागेल तेव्हा प्लगरिझम चेकरचा जो रिपोर्ट आहे तो सोबत जोडावा लागतो का लँग्वेजेस वाल्यांना, जसं मराठी लँग्वेज आहे त्यांचं? नाही 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 ओके. पण चेक करून त्याचं तुम्ही हे करू शकता. पण रिजनल लँग्वेजेसचाच प्रॉब्लेम आहे, बाकी इंग्लिशमध्ये जे थिसिस आहेत त्यांचे काही जास्त प्रॉब्लेम नाहीये.
त्यांचे होतात आरामात चेक. मॅम हा मॅम जसं तुम्ही बोलला युनिव्हर्सिटीमध्ये लायब्ररीमध्ये तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. सो त्याच्यासाठी काही फॉर्म वगैरे भरावं लागेल काय? हो. ओके ओके नाही आणि फॉर्म वगैरे नाही भरावं लागणार. ऐका ना, ओके फॉर्म वगैरे हा नाही भरावं लागत. ऍक्च्युली तुमच्या रिसर्च सुपरवायझरचं एक लेटर लागतं आणि तुमचं रजिस्ट्रेशन लेटर लागतं PhDचं. ओके ते तुम्ही दिलं तिथे की मग ते चेक करून देतात तुम्हाला. ओके 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 चालेल मॅम थँक्यू. तुम्ही काय करता माहितीये का, विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंटला तुम्ही रिसर्च सेंटर म्हणून एनरोल होता आणि विद्यापीठाच्या ज्या फॅसिलिटीज तुमच्या करता आहेत त्या तुम्ही अवेल करतच नाही. ऍक्च्युली तो प्रॉब्लेम आहे विद्यार्थ्यांचा. म्हणजे त्यांना ती कनेक्टिव्हिटी समजतच नाही की ही जी लायब्ररी फॅसिलिटीज आहे ही पूर्ण यांच्याकरता आहे म्हणून, सगळ्याच लोकांकरता आहे. समजत नाही त्या गोष्टी. असं आहे. ओके ओके हॅलो मॅम. अजून प्रश्न? हॅलो मॅम, आवाज येत कनेक्शन. हा मॅम बोला. आपल्या युनिव्हर्सिटीला किती बोला सुप्रिया मॅडम. पर्सेंट? हा मॅम, आपल्या RTM युनिव्हर्सिटीमध्ये थिसिस मध्ये किती पर्सेंट प्लॅगरिझम अलाउ आहे? येतो आवाज येतो, बोला. आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये म्हटलं थिसिस मध्ये किती पर्सेंट प्लॅगरिझम अलाउ आहे? हॅलो मॅडम, आवाज नाही आला माझा? मॅडम येतोय आवाज. मॅडम कडे काही प्रॉब्लेम. हॅलो हिरवडे मॅडम, अच्छा. आवाज येतोय? हो तुझा आवाज येतोय ना. मॅडम त्यांचा क्वेश्चन होता की आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये याचा नाही येत आहे. आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्ये हा. किती पर्सेंट प्लॅगरिझम अलाउड आहे असा त्यांचा प्रश्न होता. अच्छा, हे पहा, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगते की आपली प्लॅजरिझम पॉलिसी जी आहे ती पॉलिसी अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्ही UGC ला मानून चला 10%. जसं अमरावती विद्यापीठामध्ये पण 10% आहे. पण मी पाहिलं काही म्हणजे इथलं कर्नाटकामधल्या काही युनिव्हर्सिटीज मध्ये त्यांनी 25% केलेलं आहे. तर ते पर्सेंटेज जे आहे तुमची प्लॅजरिझम पॉलिसी ठरवते. आपली पॉलिसी अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. ठीक आहे मॅम, थँक्यू. हॅलो मॅम, RTMNU ॲफिलिएटेड कॉलेजेस जे आहेत ते युनिव्हर्सिटी लायब्ररीच्या फॅसिलिटी अवेल करू शकतात का? म्हणजे प्लेस ऑफ वर्क आमचं त्या कॉलेजला आहे. तुमचं रिसर्च सेंटर कॉलेजला आहे का? हा, रिसर्च सेंटर आमच्या कॉलेजला हॅलो. आहे. येस मॅडम, रिसर्च सेंटर आमच्या कॉलेजला आहे. तुमचं रिसर्च सेंटर कॉलेजला आहे पण तुम्ही तर तुम्ही मॅडम तुम्ही आवाज नाही येत युनिव्हर्सिटी आहे तुमचा सोबत एक बरोबर. MOU करू शकता ना. तुम्ही तिथल्या लायब्ररी तुम्ही ना. हॅलो, आवाज येतो आता? हा ये मॅडम. यस मॅडम. येस मॅडम, आवाज येतो. युनिव्हर्सिटी लायब्ररीला भेटून एखादा MOU सजेस्ट करू शकता. ठीक आहे मॅडम, ठीक आहे. लिंकेजेस करू शकतात तुम्ही लोक, असं काही नाही. ओके, अजून काही प्रश्न आहे का? दोघांनाही मॅडम आता 12:47 झाले आहेत. किती मिनिटाचा ब्रेक घेऊयात? 5-1 मिनिटाचाच घेता येईल. आपला IPR राहिलाय ना. हो घेऊ ना. हा 5 मिनिटात घेऊ. येस मॅम, 5 मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आणि मग चालू ठीक आहे. करू. येस मॅम. 5 मिनिटात. हो. ओके मॅम, थँक्यू मॅडम. ओके, थँक्यू.